Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 14th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 14 मार्च 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। करना क्या है, आप लोगों को उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, वहाँ से आप लोग डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। ये है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। बात करी गई है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। तो ये जो स्टेट राज्य के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो इलेक्शन के बारे में ये सारी चीज़ें देखता है, ठीक है, तो बेसिकली इसी को लेकर, इसके पद को लेकर बात करी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा इसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसमें ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए। ये जो इलेक्शन कमिश्नर होगा ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, ना इसकी सुने ना उसकी सुने, किसी के फेवर में ना हो, एक न्यूट्रल डिसीजन हो, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो काफ़ी हद तक चीज़ें फेवर में होती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वो बोला है कि इलेक्शन को लेकर जो भी चीज़ें होंगी वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे उसी के बारे में चर्चा करी गई है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, अगर ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा उसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होता है तो वो क्या होगा, वो हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा मजाक होगा, मौकरी होगी हमारे संविधान की, ठीक है। तो ये चीज़ें ना हो, उसकी जगह क्या बोला गया है, टॉप कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उन लोगों को अपॉइंट करना चाहिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन एज अ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखेगा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, कोई भी कहीं से दबाव नहीं होगा, तो आराम से वो सारी चीज़ें देखेगा और आराम से अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, वो ज़्यादा बेटर भी रहने वाला है। अब इसी के बारे में हमारे संविधान में भी चीज़ें मेंशन्ड हैं। तो जो आर्टिकल 243 के है वो डील करता है इलेक्शन टू द पंचायत से, और उसके अंदर आप लोग को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट करता है गवर्नर। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। बात करी गई है MRMA के बारे में। मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करा गया है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन लोगों ने लॉन्च कर दिया है इस नए मोबाइल एप्लीकेशन को। क्या होगा इससे फ़ायदा, जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिनके पास भी राशन कार्ड है, वो लोग क्या करते हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, मान लो यहाँ पे काम कर रहे थे, यहाँ से काम छूट गया तो कहीं और किसी और राज्य में चले गए, कहीं और चले गए, तो क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा इस ऐप के थ्रू कि वो कहीं पर भी हो, ठीक है, कहीं पर भी काम कर रहे हो वहाँ पर उन लोगों को राशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये जो नया ऐप आ रहा है यहाँ पे, ये फ़ायदा देगा जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जो भी इधर से उधर नई नई जगहों पर जाते हैं काम करके अपने, आप कह सकते हो, जीवन व्यतीत करने, तो फिर उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं कि हाँ इस जगह का राशन कार्ड है तो यहाँ पर यही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पर हमारे पास क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड, एक नेशन पूरा का पूरा, और एक राशन कार्ड। एक राशन कार्ड से आप कहीं पर भी अपना सामान ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। और आज के टाइम पर अगर हम देखें, एट प्रेजेंट जो ये सिस्टम है ये कवर करता है लगभग 69 करोड़ NFSA बेनिफिशरीज़ को, यानी 69 करोड़ पीपल तक को हम लोग यहाँ पर इसके अंदर कवर करते हैं अभी तक, ठीक है। तो आपको ये डेटा याद रखना है। फिलहाल तो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसका क्या बेनिफिट होगा, तो बेनिफिट ये होगा जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जो भी इधर से उधर जाते हैं, तो उनको यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखो यार, आज हमारे आर्टिकल्स भी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा आर्टिकल्स है भी नहीं। क्यों, सबसे बड़ी बात, आज संडे है यार, संडे में ज़्यादा आर्टिकल्स आते नहीं है, संडे में हमारा वीडियो शॉर्ट रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का भी रहता है। तो यहाँ पे अभी आप देख पाओगे, यहाँ पे बज रहे हैं 3, तो 3 बजे भी यहाँ पर अभी ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं देखने को मिले हैं, ठीक है। 12 बजे से आर्टिकल्स अपलोडिंग चालू हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ज़्यादा आर्टिकल्स इतने पॉपुलर हैं नहीं, तो जो भी यहाँ पे मेन आर्टिकल्स है उनका मैं डिस्कशन ये कर रहा हूँ ना। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, तो बात करी गई है ऑन 21 मार्च एक लार्जेस्ट एस्टेरॉयड प्रेडिक्ट करा गया है कि वो अर्थ के पास से निकलेगा, यानी कि पृथ्वी के पास से
पृथ्वी के पास से एक एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड क्या होता है बेसिकली, एक रॉकी पार्टिकल होता है, ठीक है, रॉकी सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पे बात अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि एक एस्टेरॉइड यहाँ पे पृथ्वी के पास से निकलने वाला है। हालांकि ये दूरी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में देखें तो ये दूरी ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है एस्टेरॉइड, इसका नाम आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अर्थ में जो 2021 पे तो क्या होगा, इसके पास से एक एस्टेरॉइड गुजरेगा, ठीक है। वो कौन सा होगा, 2001 FO32। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। ये बोला जा रहा है एक ये नियर अर्थ एस्टेरॉइड है, और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, बेसिकली ये अपोलो ग्रुप से बिलोंग करता है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप देख पाओगे इसका डायमीटर बताया है, साइज़ बताया है। तो आप देख पाओगे 440 से 680 मीटर तक का साइज़ है, यानी कि 1400 से 2200 फीट तक का यहाँ पर इसका डायमीटर बताया गया है। और इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको खोजा गया था लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च के द्वारा। और कहाँ पर खोजा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 100 करोड़ न्यू मैक्सिको के अंदर यहाँ पे इसको आप कह सकते हो फाउंड करा गया था। और कब फाउंड किया गया था, 23 मार्च 2001 में जो है इसको फाउंड करा गया था। नाउ अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये अर्थ के पास से, पृथ्वी के पास से जो है 21 मार्च को निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है सेफली, मतलब कोई इतना खतरा नहीं है, सुरक्षित तरीके से ये पास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है 2 मिलियन किलोमीटर से पास में नहीं आएगा, मतलब अर्थ से 2 मिलियन किलोमीटर दूरी से जो है ये पास होने वाला है, ज़्यादा क्लोज नहीं आएगा। और उसी वजह से इसका नाम रखा है 2001 FO32। तो आपको नाम ध्यान रखना है, कभी भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बात करी गई है LGBTIQ फ्रीडम जोन। अब देखो क्या है, यूरोपियन पार्लियामेंट ने यहाँ पे आप कह सकते हो एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है और बोला है कि जितने भी आप कह सकते हो यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी 27 मेंबर्स हैं, तो 27 के 27 मेंबर, 27 की 27 जो कंट्रीज़ हैं उनमें LGBTIQ ये फ्रीडम जोन होने वाला है, यानी इन लोगों को छूट मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे LGBTIQ है क्या, ये बेसिकली एक एक्रोनिम है। अब यहाँ पे अगर हम फुल फॉर्म देखें तो L से लेस्बियन, J से गे और B बाइसेक्सुअल, T से ट्रांस और I से आप कह सकते हो ट्रांस नॉन बाइनरी, फिर इंटरसेक्स एंड क्वीर। तो ये लोग हैं। अब ये जो लोग हैं इन लोगों को एक छूट नहीं मिलती थी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर तो छूट देने की बात करी गई है, इनको खुल के जीने का हक मिलेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया है। तो ये जो रिजोल्यूशन है इसके अंदर बताया गया जो LGBTIQ पर्सनस हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर हर जगह उनको एक जीने का हक है, पब्लिकली अपने आप को शो करने का हक है, ठीक है। उनको अपनी एक जेंडर की पहचान बनानी है, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, कोई उनके खिलाफ भेदभाव ना हो, ये सब चीज़ें यहाँ पर अगर आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है इनको एक छूट दी जानी चाहिए बेसिकली यूरोपियन यूनियन के अंदर, क्योंकि इनके अंदर एक डर बैठा पड़ा होता है कि यार हम लोग को सोसाइटी में अलग तरीके से देखा जाएगा, हमारी मजाक बनाई जाएगी। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उनको भी जीने का हक पूरी तरह से मिलना चाहिए, बेसिकली यहाँ पर ये कहना है। अब ये जो मूव है आप देख पाओगे, ये मूव एक आप कह सकते हो पोलैंड के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, बहुत सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है वहाँ पर अच्छी तरीके से उनको छूट मिलती थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे पोलैंड के बारे में बात करें तो पोलैंड बहुत कंट्रोवर्शियल एरिया है, वहाँ पे कुछ ही एरिया ऐसा है जहाँ पर छूट मिलती है इन LGBTIQ को, और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर इन लोगों को ये फ्रीडम नहीं मिलती है। तो बेसिकली अब यहाँ पर पोलैंड में ये फ्रीडम दी गई है, तो उसी की वजह से ये पोलैंड जो है न्यूज़ के अंदर है। नाउ एक बार हम लोग पोलैंड को मैप में देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पोलैंड के ऊपर आता है बाल्टिक सी। उसके बाद आप देख पाओगे कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो पोलैंड से बाउंड्री को शेयर करते हैं। आप देख पाओगे पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो, यहाँ पे रशिया आ गया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन और स्लोवाकिया, सीजैक्रेप और उसका जर्मनी। तो ये सारी कंट्रीज है जो कि बाउंड्री शेयर करती हैं पोलैंड से। ना उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पे क्या बात करी गई है, जो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज़ है यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 में से 23 अगर हम बात करें 23 कंट्री हैं वो आज के टाइम पर सेम सेक्स को रिकॉग्नाइज करती है, पहचान देती हैं। और इसके अंदर से जो 16 कंट्रीज़ हैं, 23 में से भी जो 16 कंट्रीज़ हैं वो लीगल कर चुकी हैं इन सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है। लेकिन अभी भी पोलैंड ऐसा पार्ट था जो कि इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब यहाँ पर पोलैंड के अंदर भी ये सारी चीज़ों को लागू करा गया है, बेसिकली वो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक महानस्ती के बारे में बात करी गई है, तो यहाँ पे आया वाइकुंठ स्वामिकल के बारे में बात करी गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक आप कह सकते हो रिस्पेक्ट पे की है, इनको सम्मान दिया है। एक ये कौन थे, एक ग्रेट थिंकर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, 19th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर थे। तो इनके जन्म दिवस पर जो है यहाँ पे हम लोगों ने इनको सम्मान दिया है।
बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सम्मान दिया है। तो इनके बारे में ध्यान रखना, ये एक टीचर की तरह इन्होंने वर्क किया है और बहुत ही शानदार वर्क किया है। अगर हम इनके टीचिंग्स के बारे में बात करें, इन्होंने सोशल के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश करा है। सदर्न इंडिया में ध्यान रखना है, सदर्न इंडिया वाले एरिया में इन्होंने सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बदलाव लाने की पूरी तरह से कोशिश भी करी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टीचर की तरह इन्होंने वर्क किया है। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल पे, जो मैंने अभी पिछला वाला आर्टिकल पढ़ा है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस खाली नाम याद रखना है, कौन है पर्सनैलिटी, न्यूज़ के अंदर क्यों थे, बस इतना क्लियर करो और उसको स्किप करो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोड लेना भी बेकार है। क्योंकि देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसा मैं बोलता हूँ, कम करो, मल्टीपल टाइम रिविजन करो। ठीक है, अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको आपको कम रखना है और उसी चीज़ का रिवीजन जो है वो मल्टीपल करना है। क्योंकि अगर आप लोग अपना स्टॉक बढ़ा लोगे तो उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, वैसे भी आप लोग रिवीजन कहाँ कर पा रहे होगे, मुझे मालूम है रिवीजन नहीं हो पाता है, मुझे तो खुद मालूम है, मैं खुद नहीं कर पाता। लेकिन अब यहाँ पर रिवीजन वगैरह अच्छे से करना तो चाहिए, क्योंकि रिवीजन एक की है, रिवीजन की वजह से ही जो है हम लोग जो है एग्ज़ाम में जो है यहाँ पर फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो चीज़ यही है कि हम लोग पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन हम उसको रिवाइज़ नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना होता है, सप्ताह में आपने मंडे से लेके सैटरडे तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, सब अच्छे से पढ़ लिया है। संडे में आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपने ये 6 दिन पढ़ा है वो सब कुछ रिवाइज़ करना है संडे में और कुछ नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से रिविज़न चलता है। अगर आप लोग रिविज़न नहीं करोगे तो फिर कोई पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो उसी वजह से कह रहा हूँ, अपना जो मटेरियल है उसको थोड़ा सा लिमिटेड रखो और रिवीजन मल्टीपल टाइम करो। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बात करिए एक बीमारी के बारे में, मेनिंगिटिस के बारे में। तो जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इन्होंने बताया यहाँ पर इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग इस बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे बातचीत करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर ये बीमारी काफ़ी खतरनाक है। सबसे पहले सिम्टम देखोगे इसके अंदर क्या होता है, सर में दर्द हो जाता है, हेडेक होगा, मेंटल स्टेटस होगा, कान में प्रॉब्लम, शरीर में प्रॉब्लम, मसल्स में पेन हो रहा है, शरीर के अंदर दर्द हो रहा है, आंख में दिक्कत, पेट में दिक्कत, स्किन में दिक्कत है। ठीक है, तो आप देख पाओगे हर तरीके से जो है यहाँ पर ये पूरी शरीर को इफेक्ट कर देता है। क्योंकि बेसिकली ये किसको हिट करता है, ब्रेन को हिट करता है, ब्रेन को हिट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को हिट करता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो बनेगा, ये बीमारी होती कैसे है मेनिंगिटिस। तो यहाँ पे जो डिजीज़ है ये हो जाती है बैक्टीरिया से। ठीक है, बहुत सारे मैनी डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरसेस हो गया, तो इनकी वजह से ये बीमारी फैल जाती है। अब यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के नाम बताएं, कौन कौन से डिफरेंट बैक्टीरियाज है जो कि ये क्रिएट कर देते हैं मेनिंगिटिस। वो है पहला तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, दूसरा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तीसरा नेसेरिया मेनिंगिटिस। ये सब मोस्ट फ्रीक्वेंट है, यानी कि ये ज़्यादातर पॉपुलर हैं, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है और आज के टाइम पर काफ़ी सारे केसेस भी इनके देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें तो अफ्रीका पॉपुलर है इन सब चीज़ों के अंदर, अफ्रीका में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। हालांकि जो ये बीमारी है ये पूरे दुनिया में बहुत सारे लोगों की जान ले चुकी है और जान ले भी रही है आज के टाइम पर। और ये जो बैक्टीरिया है, ये ध्यान रखना है, ये जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैला जाता है। जो भी आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं, मैं अगर बोल रहा हूँ मेरे मुंह से थूक निकल रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है क्या होता है, ये बीमारी फैल जाती है, बैक्टीरिया इधर से उधर पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होने लगता है। ठीक है, और लगभग हर साल 5 मिलियन केसेस देखने को मिलते हैं इस मेनिंगिटिस के। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इसका कोई कंट्रोल के बारे में बताया नहीं है। कंट्रोल के लिए बेसिकली ये बताया कि जो मेन जो वायरसेस हैं, जैसा कि यहाँ पे न्यूमोकोकस हो गया, इन ये सारे वायरसेस हो गए, हमें उन लोगों को टैकल करना पड़ेगा। मेन जो है इसका रीज़न ये नहीं बताया है, कोई यहाँ पे आर्टिकल के अंदर सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, तो आपको खाली यहाँ पर इस बीमारी के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर इसी के साथ चलते हैं हम लोग आगे और ख़त्म करते हैं अपने इस लेक्चर को। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बज रहे हैं 3, 1-2 घंटे बाद जो है 5:30 बजे तक ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा। अभी थोड़ी देर एक घंटे का रेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद जो है उठ के हमें द हिंदू न्यूज़पेपर भी जो है पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी अपलोड करनी पड़ेगी। चलो फिर ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको अगर पीडीएफ चाहिए लेक्चर का तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप लोग जाके अपने नोट्स बना सकते हो। ओके, चलो फिर आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।